अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट पेज नंबर 265 पे आपका टॉपिक है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। वो रिसोर्सेज जो कि बार बार यूज़ हो सकते हैं और जो इन्वायरमेंट से डिप्लीट नहीं होते और रिसाइकल हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इस टॉपिक में आपको रीन्यूएबल रिसोर्सेज की ही डिटेल बताई गई है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि एयर क्या है। तो एयर सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर में, जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है। और एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसकी कंपोजिशन देखें तो आपको इसमें 79% नाइट्रोजन मिलेगी, 20% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ इनर्ट गैसेस मौजूद हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ऑक्सीजन अब कहाँ पे कंज्यूम हो रही है? रेस्पायरेशन में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रॉ मटेरियल का काम करते हैं नेचुरल साइकिल में फॉर मेकिंग फूड एंड अदर सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड बाय लिविंग सिस्टम्स। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन वगैरह को इस्तेमाल करके और अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और उस फूड पे फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि एयर जो है ये पोल्यूट हो रही है। ठीक है, एयर में पोल्यूशन किस वजह से हो रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जो हमने सनतें ये लगा ली हैं। और ऑटोमोबाइल, ये गाड़ियाँ वगैरह जो हैं हमारे पास, या व्हीकल्स जो भी आपके पास हैं, इनमें से जो निकलने वाला स्मोक है वो एयर को पोल्यूट कर रहा है। और इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला जो स्मोक है वो भी एयर को पोल्यूट कर रहा है। तो पोल्यूटेड एयर में कुछ इस तरह की गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन्स हो गए और नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स हो गए। अब पोल्यूटेड एयर की वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और एसिड रेन। ठीक है, ये पोल्यूशन के ये इफ़ेक्ट्स हैं या असरात हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ, आपको वाटर का बता रहे हैं कि वाटर क्या है। तकरीबन 70% जो अर्थ है वो किससे कवर है? वाटर से। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का भी और एयर का भी। इट इज़ ऑल्सो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी वाटर मौजूद है और उसकी कितनी परसेंटेज है हमारे पास? 70 to 90% बॉडी वेट का वाटर मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ प्लानट अर्थ इज़ इन ओशंस। अब आपको अर्थ के ऊपर वाटर की परसेंटेज बता रहे हैं कि कितनी है। ओशंस कितने परसेंट कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास जो आइस कैप्स हैं वो कितने परसेंट कवर कर रही हैं, और फ्रेश वाटर कितना कवर कर रहा है। तो आपके पास ओशन जो है वो तकरीबन जो वाटर कवर कर रहे हैं अर्थ पे वो 97% है। 2% वाटर हमारे पास फ्रोज़न आइस कैप्स की फॉर्म में है और 1% वाटर फ्रेश वाटर की फॉर्म में है, लेक, स्ट्रीम्स और रिवर्स वगैरह में। ठीक है, उसके बाद आपको वाटर का यूज़ बता रहे हैं कि हम पानी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो मेजर यूज़ है वाटर का वो डोमेस्टिक है, मतलब हम उसको घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मीन सनत में इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद, और इसकी परसेंटेज कितनी है? डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़ में हम 10% यूज़ करते हैं वाटर। और इरीगेशन मीन ज़राअत के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कितना है? 90%। अब नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज रॉ मटेरियल इन मेकिंग वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, ड्रिंक्स, लिक्विड, डिटर्जेंट्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। हम पानी को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फूड स्टफ्स के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर और लिक्विड डिटर्जेंट्स। जो हमारे पास डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं घरों में, सर्फ वगैरह हो गया या सोप लिक्विड फॉर्म में हो गया या हैंड वॉशर वगैरह, ये सारे। तो इस तरह से ये हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में, उसमें भी वाटर यूज़ होता है। इसके अलावा बाकी भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अब सी वाटर जो है हम उससे क्या हासिल करते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसको आप टेबल सॉल्ट कहते हैं, जिसको हम किस में इस्तेमाल करें? कुकिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ अदर यूज़फुल केमिकल, उससे हम और जो मुफीद केमिकल्स हैं वो तैयार कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये हम सोडियम क्लोराइड वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। जो इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाले वेस्ट हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है? दे इनहिबिट द नेचुरल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर वो वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाले वेस्ट अगर हवा में जाएंगे स्मोक की फॉर्म में तो वो एयर को पोल्यूट करेंगे। और अगर हम उनको वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप करेंगे तो वो वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से क्या होता है कि जो नेचुरल वाटर का प्योरीफिकेशन सिस्टम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं, ये कुदरती तौर पे हो रहा है पानी के अंदर, तो वो सारा मुतासर हो जाता है। केमिकल वेस्ट डिग्रेड द रिवर वाटर एंड मेक इट हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ। केमिकल वेस्ट जो हैं ये
रिवर वाटर को मुतासिर करते हैं और ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं। अगर इसी तरह से फ़्रेश वाटर की या ताज़ा पानी के जो हमारे पास ज़खायर हैं उनकी पॉल्यूशन या आलूदगी इसी तरह से जारी रही तो बहुत जल्द ही हमारे पास ताज़ा पानी की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इक़दामात करने चाहिए, ठीक है, ताकि ये हमारे पास वाटर बॉडीज़ जो हैं वो डिग्रेड ना हो या डिप्लीट ना हो, बल्कि हम इनको यूज़ कर सकें आइंदा आने वाले दौर में भी। तो इसके लिए हमें मुनासिब इक़दामात करने होंगे। उसके बाद लैंड वाले टॉपिक पे आ जाएं। इसमें अब आपको बता रहे हैं कि लैंड भी एक बहुत अहम नेचुरल रिसोर्स है। अब सॉइल की डेफिनेशन बता रहे हैं कि सॉइल क्या है। सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द अपर लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल। अब उसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता रहे हैं सॉइल के कि कौन कौन से हैं। सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल वाटर है, सॉइल एयर है, इनऑर्गेनिक मैटर है और सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सॉइल के। कौन कौन से? सॉइल पार्टिकल्स मतलब जो ज़मीनी ज़रात हैं वो, सॉइल वाटर ज़मीनी पानी, और सॉइल एयर ज़मीनी हवा, एंड इनऑर्गेनिक मैटर जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो, एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म ज़मीनी जानदार। तो ये सारे मिलके सॉइल बना रहे हैं, यह ज़मीन बना रहे हैं। उसके बाद आप आ जाएँ, सॉइल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन। अब सॉइल का रोल बता रहे हैं कि क्या क्या रोल प्ले करती है। फर्स्ट रोल देखें, सपोर्टिंग लाइफ ऑन लैंड। लैंड प्लांट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन सॉइल टू बी एंकर्ड फर्मली। अब जो सॉइल है वो लाइफ को सपोर्ट कर रही है, और जो लैंड प्लांट्स हैं वो तो ज़मीन के अंदर गाढ़े होते हैं ना, तो उनको एंकर होने के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो सॉइल उनको प्रोवाइड करती है। और सेकंड रोल जो है वो, सॉइल प्रोवाइड्स वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। अब जो प्लांट्स एंकर हैं ज़मीन के अंदर, उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या वाटर मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, सॉइल से या ज़मीन से। अब थर्ड पॉइंट देखें, ओनली 30% ऑफ अर्थ इज़ लैंड। ज़मीन का जो 30% हिस्सा है वो लैंड पे मुश्तमिल है। मैन इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड हिज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मेक्स मोर यूज़ ऑफ लैंड। 11% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ अंडर कल्टिवेशन। अब इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि इंसान जो है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ये खुश्की पे पाया जाने वाला एक जानवर है, एंड हिज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और उसकी जो बढ़ती हुई आबादी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल कर रही है। तकरीबन हमारे पास जो पूरी दुनिया है उसमें जो 11% है एरिया वो अंडर कल्टिवेशन है, उसको हम ज़राअत के लिए या फसल उगाने के लिए या काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इससे ये फर्स्ट पैराग्राफ में देखें आपको क्या बता रहे हैं, सॉइल इज़ कॉन्टीन्यूसली बीइंग डिप्लीटेड। जो ज़मीन है वो डिप्लीट हो रही है या ख़त्म हो रही है या मुतासिर हो रही है, किससे? मिनरल न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो रहे हैं, ड्यू टू विगरस क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे फसल उगा रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम फसल बार बार किसी एक जगह पे या ज़मीन के हिस्से पे उगाएंगे तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स तो डेफिनेटली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। लैंड में ऑल्सो बी अब्यूज़ड इन मैनी वेज़। अब अब्यूज़ड का यहाँ पे मतलब है कि जो ज़मीन है उसको बहुत से और तरीक़ों से भी मिस यूज़ किया जा रहा है या उसका मिस यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि एरोजन का मतलब होता है ज़मीनी कटाव, ये हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, हम जो ज़राअत के लिए हमारी तदाबीर हैं वो मुनासिब नहीं हैं। एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, हम ज़मीन पे ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, हमने मवेशी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं और हम उनको जब ये घास वगैरह देते हैं वो ख़ुराक के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो वहाँ से वो जो ज़मीन है वो बहुत मुतासिर हो जाती है। जब वहाँ पे घास, क्योंकि घास का या प्लांट्स का काम क्या होता है कि वो ज़मीन को जोड़ के रखते हैं, वहाँ पे एक जगह पे रखते हैं। जब वहाँ से सारी घास उखड़ जाएगी या पौधा वहाँ से निकल जाएगा तो वो जगह बंजर हो जाएगी और वहाँ पे ज़मीनी कटाव बहुत ज़्यादा होगा। अब ज़मीनी कटाव का मतलब होता है कि पानी जो है वो, या ये जो बारिश वगैरह होती है या हवा तेज़ आंधी वगैरह आती है तो वो जो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर होती है उसको अपने साथ ले जाती है। तो उस ज़मीन में या उस सॉइल में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो वहाँ पे फर्मली उस जगह पे मौजूद रहे मज़बूती से, क्योंकि वो जगह बंजर हो जाती है, ज़मीन खुश्क हो जाती है, तो बारिश का पानी आसानी से ऊपर वाली ज़मीन की लेयर को अपने साथ बहा के ले जाता है। इसके अलावा लीचिंग। अब लीचिंग का मतलब है कि जो बारिश का पानी है वो ज़मीन के ऊपर नहीं ठहरेगा बल्कि उसके अंदर जज़्ब होके ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो उसकी लेयर्स हैं उनमें चला जाएगा। तो जो ऊपर वाले प्लांट्स अगर ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट में लगे हुए हैं तो उनको ये पानी वगैरह जो है वो आसानी से मैसर नहीं होगा।
उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन इज़ ऑल्सो अ फैक्टर इन डिस्टर्बिंग द नेचुरल लैंड कंडीशंस। इसके अलावा हम ये जो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है हम जो देहात से शहरों का रुख कर रहे हैं, तो जितने लोग शहरों की तरफ जाएंगे वो दरख्तों को या वहाँ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको तो डिस्टर्ब कर देंगे ना, ताकि वो वहाँ पे घर बना सकें, हस्पताल बना सकें, तालीमी अदारे बना सकें। तो इस वजह से ये रैपिड अर्बनाइजेशन भी एक फ़ैक्टर है जिसकी वजह से हम नेचुरल लैंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स वगैरह के लिए, वो सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। तो अब हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं लैंड में टू कंज़र्व सॉइल? अगर हमें सॉइल को कंज़र्व करना है या महफूज रखना है, प्रॉपर अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए हमारे पास मुनासिब आगाही होनी चाहिए। फार्मर्स एंड जनरल पब्लिक में भी एजुकेटेड थ्रू मीडिया। फार्मर्स को मतलब किसानों को और जो हमारे पास अवाम है उसको एजुकेट करना चाहिए हमें किस तरह से, मीडिया के थ्रू। ठीक है।